गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, जिसमें मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट के 2 पार्ट और प्रॉफिट एंड लॉस का 1 पार्ट मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, यानी कि 3 पार्ट मेरे आ चुके हैं। और आज पार्ट 4 मैं आपको आज बैलेंस शीट बनाना सिखा रहा हूँ। और बहुत से सीनियर स्टूडेंट्स ने इसका नाम लेके बहुत डराया होता है, यार कॉमर्स का दर्द तुम क्या जानो, बैलेंस शीट टैली नहीं होती। बैलेंस शीट के नाम से बहुत डर लगता है बच्चों को, और बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है। बैलेंस शीट क्या बताती है? शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अगर एक बिजनेस की कंपनी हमें देखना है उसकी क्या पोजीशन है, तो हमें उसकी बैलेंस शीट को देखना होगा। उस बैलेंस शीट में 2 चीजें आती हैं, एक आती है एसेट्स और एक साइड आती है लायबिलिटीज। ठीक है, तो हमारी एसेट्स क्या है और लायबिलिटीज क्या है, ये सब चीजें पता चलती है हमें बैलेंस शीट को देख के। बैलेंस शीट को कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन हमारे बिजनेस की क्या है, यानी कि कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है, कितना हमारा इन्वेस्टमेंट है, किसको लेना है, किसको देना है, ये सारी चीजें जानकारी हमें कहाँ मिलेंगी? बैलेंस शीट में देखने के लिए मिलेंगी। इसका एक फॉर्मेट मैं आपको सिखाता हूं, जिससे आपको क्वेश्चन ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा इसके बाद, और 1 शॉट में ही समझेंगे हम इसको, और इसके बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। और जो स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज स्टार्टिंग से स्किप करके ना देखे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसको पूरा देखे। इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताने वाला हूं बैलेंस शीट से रिलेटेड, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है क्लास, तो इसलिए बने रहें। तो बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में ध्यान रखना है, आपको लिखना है एज ऑन। जब तक आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया था, वहां पे आपने लिखा था फॉर द ईयर एंडिंग। फॉर द ईयर एंडिंग का मतलब है ईयर के एंड में हमारे ये खर्चे हो चुके थे, इसलिए हमने लिखा था फॉर द ईयर एंडिंग। एज ऑन का मतलब होता है, एज ऑन का मतलब होता है कि आज की डेट में हमारी स्थिति है क्या। एज ऑन मतलब हम किस पोजीशन पे खड़े हैं, हमारी कंपनी किस पोजीशन पे है, यानी कि हमारी फर्म किस पोजीशन पे है, या सोल प्रोप्राइटर है तो भैया उस सोल प्रोप्राइटर किस पोजीशन पे है, तो ये बताती है उसकी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2023। ये वाली साइड आती है लायबिलिटीज, रुपीज, एसेट्स और रुपीज। तो जब भी आप क्वेश्चंस करें, सॉल्व करें, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, हमें लायबिलिटी वाली साइड से लेके चलना है। लायबिलिटी वाली साइड अगर सबसे पहले बनाते हैं, लायबिलिटी बनाने से क्या होता है, हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और हमें आंसर्स भी पता चल जाता है क्या पोजीशन है। तो लायबिलिटी में सबसे पहले क्या आता है? कैपिटल। जो प्रोप्राइटर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया वो आ जाएगा। अगर उसने ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है, वो भी इसमें ही ऐड हो जाती है। ठीक है, नेट प्रॉफिट अगर उसको हो रखा है तो वो ऐड हो जाएगा। माइनस करेंगे ड्राइंग्स, क्वेश्चन में अगर उसने जो भी ड्राइंग्स की होंगी वो, या कोई लॉस है जैसे नेट लॉस। अब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस में से कोई एक चीज होगा, या तो प्रॉफिट होगा क्वेश्चन में या फिर आपको लॉस आएगा। तो यहां पे माइनस करेंगे, माइनस करने के लिए ब्रैकेट लगाओ तो समझ लेना माइनस ही है। ये जो निकल के आएगी ये बाहर हमारी फाइनल कैपिटल होगी। एक बार और समझाता हूं, बिजनेसमैन ने जो पैसा लगाया वो उसकी कैपिटल हो जाती है। एडिशनल कैपिटल वो होगी जो उसने बिजनेस में एडिशनल के रूप में लगाया, कोई मान लेते बीच में इंट्रोड्यूस करता है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसमें ऐड हो जाता है। नेट प्रॉफिट ऐड होता है, जो उसने ड्राइंग्स की है या कोई लॉस हुआ है वो माइनस हो जाएगा, और बाहर जो निकल के आएगा वो नेट कैपिटल आएगी। अब हमारी लायबिलिटी 2 तरह की होती है, एक होती है इंटरनल लायबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है? प्रोप्राइटर ने जो पैसा लगाया है बिजनेस को, वो बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। आपने बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल पढ़ा था, बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। तो बिजनेस के बुक्स में बिजनेसमैन की जो कैपिटल है वो लायबिलिटी मानी जाती है। इस साल मुझे जो प्रॉफिट, मान लेते मैंने 10 लाख रुपए लगाए और मेरे बिजनेस को 3 लाख का फायदा हुआ, तो मेरी कैपिटल कितनी की हो गई? 13 लाख की।
10 लाख मेरा कैपिटल है, 3 लाख का फायदा हुआ, टोटल कितनी होगी 13 लाख, जिसमें से 1 लाख मैंने निकाल लिया तो कितना रह गया 12 लाख। तो 1 लाख मेरी ड्राइंग हो गई, ठीक है। तो यहीं पे लिखेंगे 10 लाख कैपिटल, 3 लाख का फायदा 13 लाख, 1 लाख विड्रॉ कर लिया तो रह गया कितना 12 लाख। तो ये बाहर आ गया इंटरनल लायबिलिटी। अब आती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो बाहर वालों को देनी होती है, आउटसाइडर को देनी होती है। जो आउटसाइडर वो होते हैं जो बिजनेस से लिंक नहीं रखते, मतलब इंटरनल नहीं है, ये एक्सटर्नल है। जैसे मैंने बैंक से लोन लिया, अब बैंक का लोन लिया है, मेरे को बैंक को वापस करना पड़ेगा, ये मेरी लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी मेरी लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं मैं आपको बताऊं। विच एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट येट पेड इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसे खर्चे जो ड्यू तो हो गए हैं परंतु जिनका अभी तक कोई पेमेंट नहीं किया गया है, ऐसे खर्चे क्या माने जाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब जैसे कंपनी में जो जॉब करते हैं उनकी सैलरी, जैसे जनवरी की सैलरी उनको 6-7 फरवरी को मिलती है, फरवरी की सैलरी 6-7 मार्च को मिलती है, ऐसी मार्च की सैलरी उनको मिलती है 6-7 अप्रैल। तो 31 मार्च तक जब हमारी बैलेंस शीट बनती है उस समय ये सैलरी दी नहीं गई होती, तो ये सारी सैलरी क्या बन जाती है, आउटस्टैंडिंग। ऐसी रेंट है, हर महीने की अगली तारीख को दे रहे हैं, 3-4 तारीख में, 5 तारीख में दे रहे हैं, तो रेंट भी आउटस्टैंडिंग हो जाता है, सैलरी आउटस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हो जाता है। तो जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो सारी हमारी क्या हो जाएंगी, लायबिलिटी बन जाती है। अब आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हम उधार सामान खरीदते हैं, ये भी हमारी लायबिलिटी है, जिनको हमें देना होता है। क्रेडिटर्स जिनसे हमने उधार सामान खरीदा है या उधार सर्विसेज ली हैं, ये सब बन जाती है हमारी क्रेडिटर्स, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ऐसी इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड भी आता है, ईपीएफ जिसे कहते हैं आप, इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये सब हमारी क्या हो जाती है, लायबिलिटी मानी जाती है। लायबिलिटी में ज्यादा आपको पोर्शन मिलेंगे नहीं, तो इसलिए सबसे पहले आप लायबिलिटी साइड को बनाना, और ये लायबिलिटी साइड हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा, ट्रायल बैलेंस के। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में बहुत कम आइटम देखने के लिए मिलती है, तो इसलिए ये आपको कम होती है। सबसे पहले आप इसी को बनाएंगे। इसके बाद आता है एसेट्स। एसेट दो तरह की देखने के लिए मिलती है, एक होती है फिक्स एसेट्स, एक होती है करंट एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स की बात करूं तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब फिक्स एसेट्स में आते हैं। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब क्या हो गए, फिक्स एसेट्स। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेप्टर, स्टॉक, ये सब हो गए करंट एसेट्स। और फिर टोटल करेंगे तो दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, इक्वल। बेसिकली बैलेंस शीट का फंडा समझो, बैलेंस मतलब ये दोनों बराबर होते हैं, तराजू के दोनों पल्ले क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना, एक भी ऊपर नीचे होगा तो नहीं होगा। ऐसी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का जो होता है वेट वो बराबर होता है, तराजू के दो पल्ले होते हैं, एक तरफ एसेट्स होगी एक तरफ लायबिलिटी, दोनों बराबर होनी चाहिए। इसलिए आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ी होगी, सबसे पहला चैप्टर ही वो था, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये तो लायबिलिटी हो गई और ये क्या हो गई, कैपिटल, और इधर क्या आ जाएगी, एसेट्स। अब एसेट्स में क्या आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेप्टर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ठीक है, ये सब हमारी क्या हो गई, सब एसेट्स में आ गई। और फाइनली क्या होता है, ये बैलेंस शीट टैली हो जाती है, जिसमें स्टूडेंट्स थोड़ा सा घबराता है। इसमें घबराने वाली बात पता कहाँ आती है, जब आप कोई चीज मिस कर जाते हैं या जिस चीज की आपको नॉलेज नहीं होती वो चीज आप गलती कर जाते हैं। मान लेते हैं आपको पता चला नहीं, किसी कोई लोग बिल्डिंग को एसेट लायबिलिटी में दिखा दें, तो बिल्डिंग तो हमारी एसेट्स है ना, इस कंडीशन में नहीं मिलती। बाकी आपको ध्यान रखें, डेबिट और क्रेडिट का अगर आप ध्यान रखते हैं, डेबिट साइड हमारी एसेट्स होती है और क्रेडिट साइड हमारी इनकम या लायबिलिटी साइड में देखने के लिए मिलता है। क्लियर? तो अब एक क्वेश्चन कराते हैं टीएस ग्रेवाल का, जिससे आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका और वीडियो को पॉज कीजिए। मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा इसका, टीएस ग्रेवाल का। तो क्वेश्चन नंबर आपको कराते हैं 14 टीएस ग्रेवाल का, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको सिर्फ एक ही चीज समझनी है कि एसेट्स क्या है और हमारी लायबिलिटीज क्या है।
जैसे गुडविल, गुडविल क्या है हमारी एसेट्स, ठीक है, तो गुडविल कहां जाएगी, एसेट साइड में। तो पहले तो हम यहां लिखेंगे एसेट्स, इधर वाले कॉलम में आ जाएगा रुपीस, इधर वाले कॉलम में रुपीस, और इधर आ जाएगा लायबिलिटीज, ठीक है। गुडविल की अमाउंट कितनी है हमारी, 20,000। कैपिटल दे रखी है, बताओ कितने की, 1,80,000। क्वेश्चन में क्या नेट प्रॉफिट वगैरह भी दिया हुआ है, कहां दिया हुआ नेट प्रॉफिट, हाँ ठीक है। तो इसको इनर में लिखेंगे 1,80,000 प्लस इसमें करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है बताओ, 92,600 प्लस करते हैं तो ये आ जाएगी वैल्यू 2600, 8 8 16 1 17 272। माइनस करेंगे ड्राइंग्स, क्या ड्राइंग्स दे रखी है क्वेश्चन में, बताओ कितने की है, 30,000, और इसमें से माइनस करो 272 में से 30, 242, 242,600, देखना सही है। चलिए अब दे रखा लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, कितने की दे रखी है, 1200। लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस हो सकता है या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, कितने के हैं, 1200 रुपए। अब बताओ उसके बाद क्या दिया हुआ है, कैश इन हैंड, कितना देर का कैश इन हैंड, 1,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट दिया, फटाफट बोलो बेटा क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट कितना है, 20,000 का। अगला बताओ क्या है, बैंक लोन, बैंक लोन क्या है हमारी, लायबिलिटी है या एसेट्स, अबे मान लिया थोड़े ना हो कि बैंक से पैसा लिया और भाग लो, लायबिलिटी है ना, मान लिया के लिए एसेट्स थी, उन्होंने बैंक को लूटा और विदेश भाग लिया, लेकिन बाकी के लिए क्या है, यहीं रहना है इसी देश में, लायबिलिटी है। बैंक से लोन लिया हुआ है, ये हमारी क्या है, लायबिलिटी, कितने का है, 10,700। अरे बड़ी कतई लोन ले लिया बहुत है? नेट प्रॉफिट आ चुका है। सन्ड्री डेटर्स 50,000 के हैं, सन्ड्री का मतलब बहुत सारे होंगे, इसमें एक डेप्टर नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, इसलिए कहते हैं सन्ड्री डेटर्स। कितने के हैं, 50,000 के एसेट्स होती है हमारी। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग ये हमारी एसेट्स है, कितने की है, 60,000। नेक्स्ट बैंक एसेट्स है हमारी, बैंक में हमारा पैसा होगा 20,000। बैंक में सारा पैसा हमारा नहीं होता, हमारा पैसा ही हमारा होता है बस, पता चला सबके पैसे भी हमारे हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये लायबिलिटी है हमारी, सन्ड्री क्रेडिटर्स 63,000। नेक्स्ट फर्नीचर क्या होती है, एसेट्स 13,000। अगला प्लांट एंड मशीनरी कहाँ आएगा लक्ष्मी, इधर उधर नहीं, एसेट्स, हाँ प्लांट एंड। कई बार क्वेश्चन में मैंने स्टूडेंट से पूछता हूं ये कहाँ आएगा, सर इधर वाली साइड में आएगा, इधर वाली साइड, इधर वाली साइड कौन सी होती है, इधर वाली साइड, एसेट्स और लायबिलिटी बोलो, 40,000। क्लोजिंग स्टॉक ये एसेट्स है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है, कहाँ आएगा, एसेट्स में, कितना, 80। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ये लायबिलिटी साइड में आएगा। कई बार क्या होता है डेप्टर में से भी माइनस कर सकते हो आप इसे, और अगर आप डेप्टर में से माइनस नहीं करते हैं तो लायबिलिटी में दिखा दो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट कितना है, 2,500। नेक्स्ट फर्नीचर एसेट्स है हमारी, कितने का है, 16,000। अब बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, टोटल इक्वल होगा तो हमारी बैलेंस शीट सही है,
और अगर नहीं होगा तो बैलेंस शीट गलत है। तो लायबिलिटी साइड को मैच करेंगे क्योंकि सबसे कम लायबिलिटी साइड में दिख रहा है 242,600 प्लस 1,200 प्लस 10,700 और 2,500, टोटल 3,20,000 आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 3,17,500। आपको ये देखना है वो 3,17,500 इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, आपका आंसर ये भी सही है, ये भी 320 आएगा और ये भी 320 ही आएगा, टोटल करोगे तो यही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किताब वाला आंसर टैली करना चाहते हैं तो किताब वाले आंसर को टैली करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सन्डी डेटर्स जैसे मैंने आपको बताया था इसको माइनस भी कर सकते हो। यहाँ पे 50,000 लिखो और माइनस कर दो ये वाला प्रोविजन, ये वाला माइनस कर दो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 2,500। तो ये वाली जो आइटम आएगी हमारी आएगी 47,500 और ये वाली आइटम यहां से हट जाएगी, तो ये वाला जो टोटल है वो आ जाएगा 3,17,500। दोनों ही आंसर हमारे सही माने जाते हैं, ये भी सही है और वो भी सही है। हमने यहां माइनस करके दिखा दिया, सब नहीं दिखाएंगे तो इधर ले जाएंगे। जब ये वाली चीज उधर जाती है तो ऑलरेडी वो माइनस ही होती है। ठीक है, जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे, परचेज रिटर्न को माइनस कर रहे थे, अगर आप परचेज रिटर्न को क्रेडिट साइड में दिखा देंगे तो अब भी आंसर ग्रॉस प्रॉफिट वही आएगा। ठीक है, हम माइनस करते हैं इसका मतलब वो चीज कम हो गई हमारी, इधर दिखा दो तब भी सही है। आगे जाके आपको ऐसे क्वेश्चनों में देखने के लिए मिलेगा, तब आप ये ना कंफ्यूज रहें कि सर ने तो ऐसे बताया था, इसलिए मैंने आपको दोनों ट्रीटमेंट बता दिए, दोनों ट्रीटमेंट आपको समझने होंगे। और आप क्वेश्चंस करें। अब आपके लिए होमवर्क जो हो गया है, क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर 13, दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है टीएस ग्रेवाल के। जो स्टूडेंट डीके गोयल भी यूज कर रहा है या अदर राइटर्स की यूज कर रहा है, तो मेरे पास सारी किताबें अवेलेबल हैं, आप उनकी भी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, मैं उनकी भी जल्दी वीडियो बना के अपलोड करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें अपना नाम और जरूर लिखें लाइक, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तभी अच्छा लगेगा। आपका सपोर्ट भी चाहिए बच्चों। और थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नई वीडियो में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लव यू ऑल।